एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस एकेडमी। बहुत दिनों से मेरा और शुभम सर का प्लान था कि हम लोग एक ऐसा ग्रुप डिस्कशन लेकर के आए जिसके थ्रू जो है जो एकेडमिक यानी कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उन सभी को डिस्कस करते हुए पढ़ाया जाए। कहने का मतलब ये है कि एक टीचिंग पैटर्न जो क्लासरूम में होता है उससे हट करके डिस्कशन मोड में इन चीज़ों को लेकर के आ जाए। और इसी में हम लोग इस वीकेंड से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा पहला टॉपिक बेसिक ही रहेगा, जिसमें मैं थोड़ा बहुत जो है वो शुभम सर से ये बात करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। वो फ़िलहाल अभी जर्मनी में है। उसके बाद हम लोग पहले पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स को लेकर के आ रहे हैं। बीच में अगर हमें समय मिलता है तो डेफिनेटली हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी और बाकी चीज़ों के टॉपिक्स को भी लेकर के आएंगे। तो एक डिस्कशन मोड में हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में चिप इन करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको किस तरीके से आंसर करना है। और इसी तरीके से ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वीडियो। मैं प्रभात कुमार डिफेंस फोर्सेज एकेडमी से और साथ में हमारे जर्मनी से तो एडवोकेट शुभम कटियार सर। ठीक है। और ये हम हमारे फाउंडर मेंबर हैं। ठीक है। और जनरल स्टडीज के बहुत ही बढ़िया टीचर हैं। मेरे एक्सपीरियंस में तो इनसे बढ़िया टीचर नहीं है। और बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया जाए यूट्यूब पे, ताकि बच्चों को हम एजुकेट तो कर ही सके और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में उनको समझा सके कि पॉलिटिकल जो सिस्टम्स है, जैसे इलेक्शन हो गया या उससे और रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे कि सरकार कैसे होती है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, डेमोक्रेसी एटसेट्रा, क्या सिटीजनशिप क्या है, ठीक है, अधिकार कैसे होते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें हर एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हमारे एग्जाम्स है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या फिर सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, इन सभी में बहुत ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक्चुअली में बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग जो थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में अगर समझे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके पास लैंग्वेज ही ट्विस्ट करने का एक ऑप्शन होता है। तो कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, जो चीजें हैं, उसको सही तरीके से बता सके। तो सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आपको 1 साल से ऊपर हो गया है जर्मनी गए हुए, तो वहाँ और यहाँ के मतलब पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस आपको नजर आया है? मतलब वहाँ के सिस्टम में और यहाँ के सिस्टम में क्विकली अगर कहे कि दो तीन, हाँ ये डिफरेंस है, तो वो थोड़ा सा बता दीजिए। लाइक हम कंपेयर करते हैं बेसिकली ना यूरोपियन कंट्रीज से, कोई भी बात हो तो यूरोपियन कंट्री में ही होता है, तो उस सेंस में कैसे कंपेयर करें हम? नहीं सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने का वैसे जरूरत नहीं था आपको, कोई बात नहीं। बेसिकली आइडिया जो हम इतने दिनों से शेयर कर रहे थे वो यही था कि मुझे थोड़ा सा पढ़ाना मैं मिस कर रहा था, तो मैं बोल रहा था आपको काफी टाइम से कि कुछ शुरू करते हैं। तो एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सबको वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस अकेडमी। बहुत टाइम हो गया मुझे ये वीडियो में ये डायलॉग हाँ बोले हुए। हाँ, एक चीज और आ, सर इसमें आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। वेलकम टू डिफेंस फोर्सेज एकेडमी एंड डीएफए आईएएस, क्योंकि हम इस साल से अच्छा। सिविल सर्विसेज के भी जो है वो बैचेज हाँ, स्टार्ट करेंगे, तो तो वो भी वेलकम टू बताना जरूरी ऑल है। ऑफ देम, हम्म। सभी को, डीएफए आईएएस में भी जुड़ने वाले लोगों को। सर देखिए, दो चीजें हैं यहाँ का सिस्टम और हमारे यहाँ के सिस्टम में। सबसे बड़ा फर्क तो देखिए ये है कि हम यहाँ से कंपैरिजन इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। क्योंकि यूरोप में भी जो गवर्नेंस के मॉडल हैं वो अलग अलग हैं। जैसे अगर आप हम देखेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक ब्रिटिश सिस्टम है। जर्मनी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे चांसलर होता है, प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट का ऑल दो कॉन्सेप्ट तो है, बट यहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हमसे अलग है। बट हाँ, एक चीज जो डिफरेंस मैं बता सकता हूँ वो ये है कि सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं यही बोलूंगा कि क्योंकि ये एक छोटा कंट्री है, कंपैरिजन में आप देखें कि पॉपुलेशन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और प्लस क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम्स हैं वो काफी ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव देखा है सिस्टम्स ने। वो चाहे मतलब इनका अपना रिपब्लिक बनने का जो शुरुआत है, या जो जिस तरीके से ये रिपब्लिक के तौर पे बने 19 सेंचुरी में, या फिर उसके बाद जो पूरा वर्ल्ड वॉर है, या फिर उसके बाद इनका रीयूनिफिकेशन है, तो ये सिस्टम काफी उतार चढ़ाव से गुजरा है। तो आप ये कह सकते हैं कि मेच्योर हो गया है।
क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स अपने सिस्टम की देखी है। हमारा, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है, हमारा अपना सिस्टम, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, जैसे कह सकते हैं कि जैसे अमेरिका में शुरुआत हुई थी, डेमोक्रेसी की जो शुरुआत अमेरिका में हुई थी, वो कहीं ना कहीं हम उससे ज्यादा अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां का जो सिस्टम जैसे एकदम से आया और वहां पे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी हुई। तो वो एक ज्यादा कोरिलेशन बनता है। दूसरा ये है कि इस गवर्नमेंट का सेटअप पूरी तरीके से डिफरेंस है। यहाँ पे गवर्नमेंट अलग तरीके से काम करती है, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट अलग तरीके से काम करती है। और उसका सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा गाइडिंग फैक्टर ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर जो एक सोशल अपलिफ्टमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, या मैं कहूंगा कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ का जो जो पूरा का पूरा सोशल फैब्रिक है, या जो पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं यहाँ की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक तो डाइवर्स है, और दूसरा ये है कि वहां की गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट के सामने भी चैलेंजेस हैं, बट वो चैलेंजेस थोड़े अलग तरीके के हैं। हाँ, तो मैं वो ये आई थिंक कहूंगा वो कि सोसाइटी के इंडियन लेवल से सिस्टम, ऊपर उठ करके चैलेंजेस है। हाँ यहाँ पे क्या है कि सर देखो, जो मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे लोगों के लिए जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, उसके लिए उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। उसका रीजन कहीं ना कहीं एक, अगेन ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं हम्म। ना कहीं वो उस इकोनॉमिक स्टेटस पे आ गए हैं कि उनके बेसिक चैलेंजेस जो हैं वो अब बहुत कम रह गए हैं। जी। बेसिक चैलेंजेस का कहने का मतलब है कि किसी भी सोसाइटी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ स्ट्रक्चर है, या मैं हम्म। कहूंगा कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चैलेंजेस यहाँ नहीं है। तो यहाँ के लोगों के जो लाइफ के चैलेंजेस हैं वो थोड़े अलग तरीके के हैं। तो करेक्ट। मेरे हिसाब से तो किसी भी डेवलप्ड वर्ल्ड से, डेवलप्ड वर्ल्ड का मतलब ये नहीं है कि हम पीछे रह गए, मतलब किसी भी ऐसे सिस्टम से जो हमसे ज्यादा मैच्योर हो चुका है, या हमसे ज्यादा बेटर पोजीशन पे है, उससे अपने आप को कंपैरिजन करना इसलिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो सेटअप है और हमारे यहाँ के सेटअप में बहुत फर्क है। सबसे बड़ा जी। सेट फर्क तो यही है कि अगर आप प्योरली इकोनॉमिक टर्म्स में बात करेंगे, तो यहाँ का पर कैपिटा इनकम और हमारे यहाँ के पर कैपिटा इनकम में बहुत ज्यादा फर्क है। तो उस वजह से जो बेसिक चैलेंजेस हैं यहाँ के लोगों के, वो थोड़े अलग हैं, हमारे यहाँ के लोगों के अलग है। अब जैसे मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे प्राइसेस जो होते हैं, जिसको आप नॉर्मल भाषा में जो हम जिसको बोलते हैं कि जो महंगाई है, जिसको आप हम्म। महंगाई के तौर पे देखते हैं, यहाँ के हम्म। लोगों का डेफिनेशन अलग है उस महंगाई का। हम्म। हमारे यहाँ के लोगों के लिए जो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मंथली बेसिस पे या कभी कभी डेली बेसिस पे ऊपर नीचे होता है। यहाँ हम्म। नहीं होता ये। मैं हम्म। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि यहाँ पे, मतलब लगभग मैं पिछले 16-17 महीने से हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने नहीं देखा कि चीजों के दाम बढ़ गए या कम हो गए, वो स्टेबल रहते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ के लोगों का इन्फ्लेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि यहाँ के लोगों को जब प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं तो दे डोंट लाइक इट। वो फिर अपनी गवर्नमेंट को बोलते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो एक फर्क है। दूसरा ये है कि यहाँ का गवर्नमेंट का सिस्टम और हमारे यहाँ के गवर्नमेंट के सिस्टम में एक और बहुत बड़ा फर्क है, कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स होती है वो बहुत ज्यादा सोसाइटी के साथ उसका वो नहीं है, इंटरेक्शन ऐसा नहीं है जैसा हमारे यहाँ होता है। हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगेन अभी हमारा जो सोशल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अभी भी बेसिक चीजों के लिए द गवर्नमेंट इज वर्किंग, एंड लोग भी उसके लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बीच का जो रिलेशन है, वो अभी भी बहुत ज्यादा क्लोज नेट है। यहाँ पे क्या है कि क्योंकि लोगों के अपने बेसिक प्रॉपर प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं एक उस लेवल पे आ गए हैं कि नाउ दे आर नॉट वरीड अबाउट देम एनी मोर। तो हाँ। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा सोसाइटी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो वो, कनेक्टेड। हाँ यहाँ पे मतलब पॉलिटिक्स होती है, बट उसको आप डेली बेसिस पे, जैसे हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स आपको विजुअली जाती है, वो हम्म। नहीं दिखती है। बाकी करेक्ट। जो सेटअप है, डेमोक्रेसी है, ये भी यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है। अलग हाँ। अलग लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे भी काउंसिल के इलेक्शंस हैं, सिटी काउंसिल है, फिर आपकी स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, सेंटर के भी होते हैं। अभी हम्म। यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कोalition की सरकार चल रही है। दूसरा, अभी यहाँ पे हाल ही में 9 जून को यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस हुए हैं। हाँ। तो यहाँ के लोग भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोसेस
अलग अलग हो सकता है, वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाँ, फर्क है, और उस फर्क के रीजंस भी हैं, क्योंकि ठीक ठीक। यहाँ का सिस्टम बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरा है, तो वो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैच्योर हो गया है। हम अभी भी एक लर्निंग सिस्टम है हमारा, हम अभी भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, हाँ, तो ये कहीं ना अल्टीमेटली कहीं वो अगर फर्क हो देखेंगे जाता तो है। एक तरीके से पहला इलेक्शन जो है वो 52 में लड़ा गया, है ना, इंडिया में हाँ, मतलब कंडक्ट हुआ। जिसको आप पैन तो इंडिया बेसिस पे इलेक्शन हाँ, बोलेंगे, वो 52 पे लड़ा गया। हाँ लेकिन तो एक खास बात ये है हमारे यहाँ के सिस्टम की और यहाँ के सिस्टम में, मतलब यूरोप से अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे, तो सबसे खास बात ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया आजादी के बाद, वही सिस्टम अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, तो ये एक खास बात है। बाकी सब जगहों पे आप देखेंगे तो वो बिट्स एंड पीसेस में इंट्रोड्यूस हुआ, कि हाँ, पहले 10% को वोट दे दिया, 10% लोगों को बोला गया तुम वोट करेक्ट। दोगे, बाकी में बोला गया कि 10 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया। जर्मनी को ही आप ले लो, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले सिस्टम अलग था, फर्स्ट हम्म। वर्ल्ड वॉर के बाद सिस्टम अलग हो गया, सेकेंड वर्ल्ड सेकेंड वॉर वर्ल्ड वॉर के बाद तक भी आते बदला। आते सिस्टम और चेंज हो गया। फिर हम्म। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर और बर्लिन की दीवार गिरने तक सिस्टम अलग था। सिस्टम फिर उसके बाद गिरने के बर्लिन बाद फिर वॉल अलग के हो गया। गिरने के बाद सिस्टम चेंज हो गया। ठीक। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये फ्लक्चुएशन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी मैच्योर हो गई है। हम्म। हमारे यहाँ पे भी वो मैच्योरिटी है, बट हमारे हाँ, यहाँ पे हम भी वो आई अभी मीन भी एक अगर देखें लर्निंग तो कर्व है। हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लाइक इनिशियली हमने मेजोरिटी पार्टी की गवर्नमेंट देखी, फिर उसके बाद में ब्रेक हुआ, फिर हाँ कोalition किया है, फिर उसमें रीजनल पार्टीज का एम्फेसिस बढ़ गया, फिर 2014 में फिर से मेजोरिटी आया, फिर उसके बाद में रीजनल पार्टीज कहीं डिक्लाइन की, फिर वापस से अब कोalition पे आ गए हाँ, हैं। मतलब दैट इज व्हाट, कि तो हम भी एक तरीके से उतार वो एक चढ़ाव लर्निंग तो कर्व है। ऑलमोस्ट चल ही हाँ, रहा है। बट सबसे खास बात इंडियन सिस्टम की ये है कि क्योंकि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हाँ, कि वो सारी चीजें शुरू से ही हैं, तो हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी के लेवल पे एक होता है ना कि हाँ, पब्लिक पब्लिक के बीच में जो एक डिस्कोर्स होता है, कि हाँ। पब्लिक आपस में एक डिस्कोर्स करती है, जैसे अमेरिका का एग्जांपल लूं या जर्मनी का एग्जांपल लूं, कि पहले सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन के पास पावर थी, फिर वो पावर धीरे धीरे नीचे ट्रिकल डाउन हुई। हम्म। तो कहीं ना कहीं एक उसका फर्क पड़ा लोगों के बीच में। करेक्ट। हमारे यहाँ पे क्योंकि वो सारे के सारे राइट्स और सारा का सारा सिस्टम डे वन से है, हाँ, तो मुझे जो एक नेगेटिव फैक्टर कभी कभी अगर मैं बोलूं जो मुझे लगता है, वो ये है कि लोग हमारे यहाँ पे जो हमारे पास राइट्स हैं या जो हमारे सिस्टम है ना, हम्म। उसको मतलब कैसे पुट, मैं मुझे ऐसा लगता है कि लोग, बहुत सारे लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो है ही। हाँ, ये कह वो सकते हैं कि वो हमने पहले सब कुछ ले लिया और फिर उसके बाद एज ए सोसाइटी हमने डिसाइड किया कि मतलब चलो इसी में हमने हम ग्रो स्ट्रगल करेंगे। नहीं, हाँ, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंश्योर किया कि जो स्ट्रगल हमने कॉलोनियल इंडिया में किया था, वो स्ट्रगल हमारी आगे की जनरेशन को ना करना पड़े, तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना के दिया जिसमें सारी चीजें डे वन से हैं। हाँ, डे वन से तो है। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि कभी कभी हम वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को टेकन फॉर ग्रांटेड, ले पता नहीं लेते सही है कि नहीं है, हैं। बट ले लेते। बट हो लेकिन हाँ, सकता है। सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो हमारा सिस्टम हाँ। हमारे देश के हिसाब से है, तो यहाँ का सिस्टम आज यहाँ की हम कंट्री के इसी हिसाब से, दोनों में हाँ, फर्क है। आज दोनों हम में इसी फर्क, टॉपिक और पे सबसे बात बड़ी बात करेंगे। सर, मेन मेन बात तो यही है, छोटी सी बात अगर मैं बोलूं, हम्म। इट इज अ कंट्री, द जर्मनी इज कंट्री ऑफ व्हाट 82 मिलियन और मे बी 85 मिलियन। करेक्ट। घेर घार के अगर आप बोलोगे तो 9 साढ़े 9 करोड़ लोग रहते हैं। हम्म। हम वी बहुत आर अ कम कंट्री है। ऑफ 1.5 बिलियन। हाँ। तो आप कंपेयर भी अगर करोगे हम्म। तो पॉसिबल नहीं है कंपैरिजन। और पर्सनली मुझे तो ऐसा मैं लगता है कि, कंपैरिजन कभी भी नहीं करता, क्योंकि जिस और जिस तरीके का हमारा सोशल फैब्रिक है कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कहीं हमें एग्जिस्ट नहीं अपने करता, अपना सिस्टम खुद ही देख करके इवॉल्व खुद करना ही है देख के और लर्न बनाना करना पड़ेगा। है, मिस्टेक करनी है हम्म। और उसी से सीखना है। जो हम लोग, आपको याद होगा कि हम लोग जो क्लास में भी बात करते हैं, वो यही करते हैं कि अगर आप इंडिया को हाँ, अगर इमेजिन करना चाहते हैं वर्ल्ड के स्केल पे, तो हाँ, या तो आप यूएस की तरफ देखो, कि कहीं ना हाँ, कहीं उस कंट्री का भी हिस्ट्री वैसा ही है कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह के वहां हैं और वो एक कंट्री बन गया। हाँ, या आपको दूसरा इमेजिनेशन अगर आपको करना है दूसरे स्पेक्ट्रम की तरफ, तो आप ऐसे सोचो कि यूरोप हाँ। एक ऐसा कंप्लीट यूरोप लेकिन। महा, हाँ, कंप्लीट यूरोप महाद्वीप, जहाँ पे भाषा, कल्चर, एथनिसिटी की के उस पे देश हैं, जिनको हम्म। मिला के यूरोप बनता है। हम्म। बस आप ऐसे समझ लो कि वही इंडिया है, जहाँ पे हाँ, भाषा कल्चर के हिसाब से स्टेट्स हैं, जिनको हाँ। मिला के देश बनता है। करेक्ट।
तो वो एक कंपैरिजन है, बाकी कंपैरिजन तो आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत फर्क है। देखिए, अगर इकोनॉमी की बात करूं तो बहुत ज्यादा फर्क है। इनका पर कैपिटा इनकम हमारे पर कैपिटा इनकम में बहुत हम जमीन आसमान का हम अंतर है। इसके ऊपर ना एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे आने वाले टाइम में, जिसमें आपने जो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन देखा, या ये कह लीजिए मैंने आपका एक हाँ बार मैं पोस्ट देखा था जिसमें आप पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं और वहां पे एक भी पुलिस नहीं है, ठीक है। तो वो अपने आप में एक बहुत हाँ, बड़ा डिफरेंस है। अरे मैं आपको हम एक अगर अपने इंटरेस्टिंग चीज पार्लियामेंट बताता को देखें तो, हूँ। हाँ। और उसके एक पहले इसी मैं से जुड़ा हुआ एक, इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम इलेक्शन को ही लेके चलेंगे, क्योंकि हाँ हम इलेक्शन के अपने ऊपर इलेक्शन हम की बात आएंगे। कर सकते हाँ, हैं। इलेक्शन की हाँ बात करेंगे, इलेक्शन कैसे होता है, संसद क्या है, और सरकार, संसद और सरकार में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। हाँ, तो वो उसके जरूरी ऊपर भी हमारा है टॉपिक क्योंकि रहेगा। हाँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे कभी ना हम, खासकर बच्चे या अब बड़े भी ना, हम कंफ्यूज हाँ, हो जाते हैं। सरकार और कंफ्यूज है, संसद अक्सर दो हम। अलग अलग एंटिटी हैं। उनके हम्म। बीच में रिलेशन हमें समझना चाहिए, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले एक हाँ। आपकी छोटी सी बात का जवाब दूं, सिक्योरिटी वाली बात बोली। हाँ। अभी यहाँ पे ना यूरो चल रहा है फुटबॉल का। ठीक है, तो यूरोप का। जर्मनी के क्या है जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो हाँ। फ्रांस के साथ हो, लग्जमबर्ग के साथ हो, नेदरलैंड है या बेल्जियम है, पोलैंड है, इन हम्म। बॉर्डर्स पे चेक पॉइंट्स नहीं होते। मतलब अच्छा। आप कब किसी दूसरे देश में चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। हाँ। बस वो एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है। हम्म। तो अब क्या हुआ कि अब यूरो है, काफी सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए, बहुत बड़ी तादाद में फुटबॉल फैन आ रहे हैं। आपको पता है कि फुटबॉल का कैसा हम्म। क्रेज है वर्ल्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम तो फुटबॉल बहुत कम खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी आप देखेंगे खास नहीं नहीं, करके हमारे यहाँ भी नॉर्थ अच्छा ईस्ट में तो। खासा फुटबॉल होता है, बट हाँ उस लेवल का शायद नहीं नहीं, प्रमोशन क्रेज नहीं की बात होता कर है। रहा हूँ मैं। हम क्रेज, हाँ। वी आर अ क्रिकेटिंग क्रिकेट कंट्री, कंट्री। वी शुड बी करेक्ट। प्राउड ऑफ इट। हम हाँ। क्रिकेट के पावर हाउस हैं, वो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप उसको ऐसे ले लो कि जर्मनी फुटबॉल खेलता है, जर्मनी हम क्रिकेट नहीं क्रिकेट खेलता, खेलते तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो हैं। हम हाँ। क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते। तो हाँ। अब यहाँ पे क्या है कि फुटबॉल का क्रेज है। हम्म। तो यहाँ पे आप देखिए जर्मनी ने क्या किया है कि इन्होंने, सरकार ने बोला कि जी, क्योंकि अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बाहर से आ हम्म। रहे हैं, फैंस आ रहे हैं, और हाँ। पूरे जर्मनी में अलग अलग शहरों में मैचेस हो रहे हैं, तो हम बॉर्डर चेक पॉइंट्स लगाएंगे। हम्म। तो लग्जमबर्ग की सरकार गुस्सा हो गई, वो कह रही जी ऐसे क्यों लगा रहे हैं आप बॉर्डर पे। मतलब यहाँ का जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आप बोल रहे थे ना, हम्म। वो मतलब वो ये अलग ही लेवल पे चल रहा है। हम इससे अपने आप को कंपैरिजन शायद तब कर पाएंगे जब हम वैसा सिस्टम बना पाएंगे। मेन चीज ये है कि पॉपुलेशन के रेशियो में जितना गवर्नेंस होना चाहिए, वो एक बहुत ही ज्यादा मिसमैच है हमारे यहाँ। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपको फर्क नजर आ जाता है। बाकी सिस्टम्स तो हमारे यहाँ पे भी है, हम्म। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 80s 90s के बाद जैसे हमारा पॉपुलेशन इकोनॉमी खुलने के बाद एक तरफ ऊपर की तरफ गया है, उस हिसाब से हमारा गवर्नेंस हम्म। का बेसिकली अगेन आइडिया यही होता है कि जिस रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेशियो में सिस्टम बढ़ना चाहिए। करेक्ट। हाँ। वो नहीं है, ठीक। बस, और कोई फर्क नहीं। हाँ। चलिए, तो सबसे और पहले तो ये शुरुआत करते हैं जो हमारा टॉपिक है मेनली, कि इलेक्शन क्या है और कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, और कौन कौन लड़ सकता है, ये चीज है। तो बेसिकली मैं जो तो इसके वोट दे फैक्ट्स नहीं हैं। पाया सर, आपने वोट दिया इस बार? हाँ, वोट तो दिया है मैंने। और मैं क्लास में अक्सर पूछता हूँ बच्चों से कि आपने वोट किसको दिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। तो वो बता देते हैं एक्चुअली में। फिर मैं उनको कई बार बोलता हूँ कि यही तो समझना है कि ये प्राइवेसी है, आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि वोट हमने दे दिया, किसको दिया ये मेरा प्राइवेट मैटर है, मैं इसको नहीं बता सकता हाँ आंसर मतलब ये हमारा राइट है, हम फ्लुएंटली। वोट दे रहे हैं। हाँ। आप कोई किसी को हम क्यों अरे, बताएं? गांव में आपस सीक्रेट में बैलेट है ना। गांव में आपस में झगड़ा हो जाता है, लड़ बढ़ते हैं वो लोग कि तुमने उसको कैसे दे दिया। अच्छा, ऐसे है, मतलब इतने इनोसेंट है कि हम सीधे बता देते हैं हाँ भाई हम तो इसको दे के आए हैं। ठीक है। तो इसी से शुरुआत करते हैं कि आप बताइए सर कि इलेक्शन कैसे होता है और एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह तो इससे रिलेटेड आते रहते हैं देखो सर, कंटिन्यूअसली। इलेक्शन इलेक्शन का जो हमारा प्रोसेस है वो पूरे कंट्री का एक ही प्रोसेस है, अलग अलग नहीं है। बेसिक सी चीज है, हम जो इलेक्शन रूल फॉलो करते हैं वो उसमें दो चीजें हैं। अगर डायरेक्ट, पहली बात तो दो तरीके के इलेक्शंस होते हैं, हाँ। क्लास हम्म। में भी हम हर बार बोलते हैं। एक होता है हाँ। डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट क्या इलेक्शन का डिफरेंस है? मतलब होता है हाँ। जिसमें जाके लोग वोट देते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, जैसे अभी हमने जैसे अभी लोकसभा के हुआ है। इलेक्शन देखे। हाँ ठीक जैसे है। अभी हुआ। हाँ।
या डायरेक्ट इलेक्शन में आपके लोकसभा के इलेक्शन आ जाते हैं, विधानसभा के इलेक्शन आ जाते हैं, या ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं प्रधानी के हाँ लेवल के, या ठीक। शहरों में जो अर्बन डेवलपमेंट के, जैसे अर्बन मेयर का गवर्नमेंट के इलेक्शन। जो डिप्लेशन, ये जो सभासद वाले इलेक्शंस होते हैं, अच्छा ये हाँ सब ठीक। सभासद बहुत सारी जगहों पे काउंसलर बोलते हैं, हम्म। बहुत सारे जगहों में वार्ड मेंबर भी बोलते हैं, तो ठीक। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो ये सारे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हम्म। तो डायरेक्ट इलेक्शन में तो इंडिया में एक दो ही रूल होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और दूसरा होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हम्म। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि हमारा संविधान बोलता है हम्म। जो भी भारत का नागरिक है, वो 18 साल का है, हो गया है, हम्म। तो वो वोट दे सकता है। ओके। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक। यही एक बात है जिससे जुड़ा हुआ बात मैं पहले बोल रहा था कि ये हमारे यहाँ डे वन से है। ठीक है हाँ। इसमें बाकी किसी ने जब स्ट्रगल आप, करके डिमांड नहीं किया, ये डे वन से हाँ सबको मतलब इक्वली डे दे वन से रहे हैं। मैं वही बोल रहा ना कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो स्ट्रगल अपने समय पे देखी थी, तो उन्होंने इंश्योर किया कि आने वाले टाइम में हम सिर्फ डेवलपमेंट और आगे की बात करते हैं, हम हाँ आपस में झगड़ते ना बैठे कि तुम्हारे पास ज्यादा राइट है, मेरे पास कम राइट है, तो उन्होंने ऐसा करेक्ट। सिस्टम बना दिया। तो हम्म। कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी ने वो उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं जो उतार चढ़ाव आप वर्ल्ड हिस्ट्री में बाकी जगहों पे देखते हैं, हम क्योंकि आगे चल बहुत के ना ऐसे। एक एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाएंगे, क्योंकि लोग बड़े बहुत ब्लेम करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बन गया है, इसको ये बदलने की जरूरत है। ये बाद में नहीं कभी इसको डिस्कस देखिए, करेंगे। लॉ तो लॉ हाँ में पहली चीज पढ़ाई यही जाती है कि लॉ डायनेमिक होता है, हाँ सोसाइटी के हिसाब से चेंज हो सकता है, चेंज होता रहता है। लेकिन प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स लॉ के हमेशा सेम रहते हैं। हम्म। रीजन उसका ये है कि जिन प्रिंसिपल्स पे आपका लीगल सिस्टम टिका हुआ है, हम्म। आप लीगल सिस्टम में चेंजेस कर लोगे, लेकिन आप पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करोगे तो अगेन स्ट्रगल होगा। आप करेक्ट। आप कंट्रीज को ले लो, हम्म। हमारे, अब लोग तो कहने के लिए तो बहुत सारे लोग कुछ भी कहते हैं, आप देखो ना, लेकिन आप अपने नेबर्स को ले लो, सारे लोग एक साथ आजाद हुए थे, हाँ नेपाल, बांग्लादेश, करेक्ट। हाँ पाकिस्तान, श्रीलंका, श्रीलंका, भूटान ले लीजिए, इवन चाइना भी। म्यांमार, हम्म। म्यांमार भी, चाइना, हम्म। चाइना को तो चलिए छोड़ दीजिए, अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ही बात करूं अगर, हम्म। तो ये सारे एक साथ निकले थे अपनी अपनी हम्म। जर्नी पे। हम्म। लेकिन आज की तारीख में सबसे स्टेबल कौन है? इंडिया स्टेबल है, इंडिया हम्म। पावरफुल है, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम्म। हम दुनिया को बहुत सारी चीजें देते हैं। ठीक। सबसे बड़ी चीज तो हम दुनिया को ह्यूमन रिसोर्स दे रहे हैं, और वो भी ह्यूमन करेक्ट। रिसोर्स ऐसी नहीं है कि जो दूसरे के देश में जाके रिफ्यूजी बन गए या कुछ बन हाँ गए, स्किल्ड लेबर दे रहे हैं हम, रिस्पेक्टेबल और एक अच्छी जगह रिस्पेक्टेबल, पे। और सबसे बड़ी चीज स्किल्ड पॉपुलेशन दे रहे हैं जिसकी हाँ दुनिया को जरूरत है, करेक्ट। और हर लेवल पे दे रहे हैं। ये हम्म। भी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लीड कर रहे हैं, हम हर सेक्टर में हैं। हम्म। और सबसे खास बात यह है कि मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, आप कहीं पे भी चले जाओ, ऐसी कोई सिटी नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसी कोई ट्रेन नहीं होगी, ऐसी कोई ट्रैम नहीं होगी, ऐसी कोई बस नहीं होगी जहां आपको इंडियन ना दिख जाए। करेक्ट। तो आप अगर उससे देखेंगे तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इस वजह से भी आती है क्योंकि सोसाइटी के चैलेंजेस अपने राइट्स को लेके नहीं है, जी। एटलीस्ट ऑन पेपर। हाँ प्रेजेंस कितना है वो एक डिबेट करने का इशू है, करेक्ट। लेकिन आपको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, सोसाइटी में डिवीजन नहीं हो रहा, जैसा हाँ डिवीजन आप अमेरिका में देखते थे कि ब्लैक्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं है, विमेन को राइट देने में यूरोप को 200 साल लग गए, 300 साल लग गए। करेक्ट। आप इंग्लैंड से अपने आप को देखेंगे तो इंग्लैंड में डेमोक्रेसी, हम लोग जब कॉलेज में थे तो भी पढ़ते थे, और हम बच्चों को भी पढ़ाते वर्ल्ड हिस्ट्री में कि 17th 18th सेंचुरी में जब इंग्लैंड में पार्लियामेंट बन रहा था, तो हम्म। उसमें विमेन का कोई वो ही नहीं था। हम्म। वो जाके उनको 20th सेंचुरी में जब जाके वो वर्ल्ड वॉर में सारी, एक तरीके से सारी मेल पॉपुलेशन खत्म हो गई, हम्म। आपस में लड़ गए, खत्म हो गए, तब हम्म। उनको रियलाइज हुआ कि अरे, जब वो जंग से वापस आए तो उनको पता चला कि फैक्ट्रियां तो महिलाएं चला रही हैं, करेक्ट। विमेन एम्पावरमेंट। हाँ तो वो बहुत बाद में आया अब वो एक हमारे यहाँ तरीके से का। देखा जाए तो वो मजबूरी मजबूरी में आया, हाँ मतलब कहीं ना कहीं, लेकिन आप और कोई इंडिया ऑप्शन का भी तो नहीं सिस्टम था। देखिए, हाँ। आप इंडिया का सिस्टम देखो, 49 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है, 1950 में जब लागू होता है, हम्म। तो डे वन से आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को देखिए, जिसको हम हम्म। बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों को पढ़ाते हैं, हम्म। उसमें सारी चीजें पहले दिन से हैं। ठीक। वोटिंग राइट, हम्म। जिसके लिए दुनिया में कितना स्ट्रगल हुआ, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, हम्म। बहुत बड़े बड़े नाम हैं पब्लिक स्ट्रगल में, हम्म। ठीक है ना। ये दो बड़े नाम जहन में आते हैं जब आप राइट्स की बात करते हैं। या कुछ समय के लिए वो म्यांमार में जो लोग थे, हम्म। आंसू की, हम्म। वो,
हम्म। तो ये सारे लोग राइट्स के लिए लड़ रहे थे, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ डे वन से तो इलेक्शन में, इंडिया का जो प्रोसेस है डायरेक्ट इलेक्शन में, दो ही रूल फॉलो होते हैं। एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसका हम्म। सिंपल मतलब ये है, जो 18 साल का है, भारत का नागरिक है, वो वोट देगा। ठीक है। वोट देने के लिए उसको एक वोटर आईडी दिया जाएगा। वोटर आईडी का मतलब होता है कि आपको एक आइडेंटिफाई करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि भाई आपका ये आईडी है, आप वोट दोगे। अब तो ठीक। खैर गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड कर दिए हैं। एक वोटर लिस्ट होती है, उसमें आपका नाम होता है। जिस जगह पे आप उस वोटर लिस्ट में, जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ से आप आते हो, जहाँ पे, वहां पे आपका नाम है, और वहां के जाके पोलिंग बूथ में आपका वोट डालते हो। एक अब सवाल ये जो डायरेक्ट ये इलेक्शन भी हो, आएगा जो उसका जवाब दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। कॉन्स्टिट्युएंसी सर, देखिए होता क्या है कि जब हम इलेक्शन की बात करते हैं ना, अब जैसे मान लीजिए अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए 543 सीट्स पे, हम्म। तो 543 सीटों का मतलब क्या है? सीटों का मतलब बेसिकली कि इतने सारे लोग जाके लोकसभा में बैठेंगे। सीट हम्म। का मतलब, सीट का रिजेम्बलेंस नंबर हम्म। ऑफ लोगों से है। हम्म। 543 सीट्स को मतलब ऐसे आप समझ लो कि आपने एक इंडिया का नक्शा लिया और उसको 543 ब्लॉक्स में बांट दिया। ठीक। इसकी शुरुआत जब हुई थी, तब इसमें ये बोला गया था कि कोशिश ये की जाएगी कि हर ब्लॉक में आबादी जो है वो मोर इक्वल और रहे, लेस एक सेम इक्वल रहेगी। रखी जाए, एवरेज, हाँ, एवरेज। ताकि हर जगह से चुना जाने वाला बंदा जो है वो लगभग सेम नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। ओके। तो कॉन्स्टिट्युएंसी का आइडिया ये था। ठीक। अब हुआ ये कि अब इसमें एक प्रोविजन दिया गया डीलिमिटेशन का। जब हम्म। आप पार्लियामेंट पढ़ते हैं, आर्टिकल 79, 80, 81, जब ये सारे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है डीलिमिटेशन का। डीलिमिटेशन बेसिकली मतलब होता है इसका, अभी हिंदी में तो मैं वर्ड भूल रहा हूँ, सॉरी। ये हम सबकी प्रॉब्लम है कि हमें मातृभाषा अच्छी तो लगती है, बट पढ़ते नहीं है हम। वो हर जगह का तो है। इंग्लैंड वाले भी ग्रामर उतना अच्छा नहीं लिख पाते इंग्लिश का नहीं, जितना हम लेकिन लिखते हैं। अब यहाँ पे आके मेरे को ये दिख रहा है कि ये लोग पढ़ते हैं भाई, इनका हाँ, हम नहीं जर्मन पढ़ते अच्छा उतनी अच्छे जर्मन से। लिखते हैं। तो डीलिमिटेशन का एक कॉन्सेप्ट होता था। डीलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि हर 10 साल के बाद जब हमारी जनगणना पब्लिश होगी, हम्म। तो हम इन 543 सीट्स को वापस से एनालाइज करेंगे। एनालाइज करेंगे और इनको स्ट्रक्चराइज करेंगे, ताकि वो जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो सेम रहे। सेम रहे। ठीक। अब 70 तक आते आते हुआ ये कि साउथ इंडिया का पॉपुलेशन तो स्टेबलाइज हो गया, नॉर्थ हम्म। इंडिया का बढ़ता जा रहा था। हम्म। तो 70s तक आते 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 हुआ ये कि हर डिलिमिटेशन में साउथ की सीटें ऊपर आ जाती थी। साउथ की क्योंकि चलिए। साउथ की पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, उस हाँ। कंपैरिजन में नॉर्थ की बढ़ रही है। तो होता हाँ। ये था कि साउथ की सीटें निकल के नॉर्थ में आ जाती थी, ताकि वो पॉपुलेशन का रेशियो सेम रहे। सेम रहे। ओके। तो नेशनल लेवल पे डीलिमिटेशन पे 71 के बाद रोक लग गई। हम्म। मेनली बिकॉज जो स्टेट्स थे हम्म। साउथ के हम्म। या नॉर्थ ईस्ट के, जहां पे पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर रही थी, हम्म। उनको लगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नीचे आ रहा है सेंटर में। हाँ। तो आज की तारीख में जो डीलिमिटेशन है, वो उस पे रोक लगी हुई है। इट इज बेसिकली 2026 तक है। पहले 2000 तक था, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया आगे के लिए। उसका रीजन ये था कि पॉपुलेशन का जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अनइवन है। हम्म। तो डीलिमिटेशन अब जो है वो स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट लेवल का मतलब है कि हर 10 साल में जब जनगणना हो जाती है, तो हर स्टेट की जितनी सीटें हैं वो फिक्स हो गई हैं। 71 के सेंसस के हिसाब से वो फिक्स कर दी गई हैं, वो चेंज नहीं होती। हम्म। लेकिन हर 10 साल के बाद स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से स्टेट के अंदर अंदर वो ब्लॉक्स जो हैं उनको ऊपर नीचे कर अच्छा, सकते हैं। मतलब कि तो जो कहने का मतलब ये है विधानसभा के चुनाव कि होते हैं उसकी सीटें बदल जाएंगी। नहीं नहीं, अच्छा। लोकसभा अच्छा। में भी सीटें जो है नंबर वही रहेगा 80। हम्म। लेकिन ये हो सकता है कि मान लीजिए किसी, ठीक कोई ठीक। एक पहले लोकसभा सीट थी, हाँ, उस जगह जिसमें पे 10 लाख पॉपुलेशन उतनी वोटर थे नहीं है। अब वो 20 लाख हो गए इस तरीके से। अब वो 20 लाख हो गए, और बाजू वाली जो लोकसभा सीट थी उसमें 20 लाख नहीं थे, 10 लाख थे। तो अब तो उसको उसमें मर्ज करके वो दो सीटें बना दी। हाँ, ठीक ठीक समझ। कहने का मतलब ये कि यूपी का कोटा 80 ही रहेगा, बट वो हाँ। अंदर अंदर 80 चेंज होती रहती है। हाँ, मतलब 2 सीटों पे पहले 10-10 थे, अब चूंकि एक पे 20 हो गया है, एक पे 10 हाँ है, तो दोनों पे 15-15 हो जाएगा। हाँ, तो वो एक सिस्टम है, तो डीलिमिटेशन होता है। तो जो 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज जो आप बोलते हैं, हम्म। वो है बेसिकली ग्रुप ऑफ वोटर्स, हम्म। नंबर ऑफ इलेक्टोरेट्स जो हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। और ये कोटा जो है हमारे यहाँ पे 71 के सेंसस के हिसाब से स्टेट वाइज फिक्स हो गया है।
सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है 80, बिकॉज हाँ सबसे पॉपुलर स्टेट है हमारा, एक तरीके से आप ऐसे समझ लें। और हाँ सबसे कम सीटें जो हैं वो गोवा, सिक्किम, अरुणाचल, यहाँ पे हाँ, एक एक छोटे दो दो स्टेट्स सीटें, पर। हाँ छोटे स्टेट्स में। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, हम्म, और लगभग 50 सीटें हैं, 48 50, इफ हम्म, आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हाँ। बट ये नंबरिंग आगे पीछे मुझे तो अब हमेशा तो कंफ्यूज गूगल करती पे है। एक्सेस हर किसी का है, वो एग्जैक्ट हाँ नंबर तो कोई हाँ, सर्च कर लेगा। तो लगभग ये सिस्टम है। अब इसमें जब इलेक्शन होते हैं तो होता ये है कि लोकसभा का टर्म 5 साल का है, तो 5 साल में टर्म खत्म होने से पहले हम्म चुनाव आयोग जो है वो इलेक्शन कराता है। इलेक्शन का मतलब ये है नेशनल लेवल पे हम्म सारे लोग, वो जिस जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा हैं, उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक, और क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, और हम्म लोकसभा की एलिजिबिलिटी होती है कि आप 25 साल उम्र है, भारत के नागरिक हैं, रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के हर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, जो अभी हुआ हम्म हमारे यहाँ। हम्म आइडिया ये है कि हमारा संसद जो है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम हैं, तो हम्म, संसद में दो सदन है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। तो हाँ लोकसभा जो निचला निचला सदन है, या हाउस ऑफ द पीपल जिसको हम बोलते हैं, उसके इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। वो 5 साल का इलेक्शन का टर्म है उनका, उस हम्म 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होके ये हम पूरे देश से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वही प्रतिनिधि आगे चल के फिर सरकार बनाते हैं। हम्म, तो ये एक इंटरलिंक्ड प्रोसेस है। तो हाँ अभी जो हमारा इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन हमारे यूनियन पार्लियामेंट के जो लोकसभा, जो लोअर हाउस है, उसके लिए हुआ है। राज्यसभा के इलेक्शंस अलग तरीके से होते हैं, उस पर हम अलग जगह पे बात करेंगे। और दूसरी चीज ये हाँ भी है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। ठीक, परमानेंट हाउस कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, हम्म वो पीरियोडिकली वन थर्ड रिप्लेस होते चले जाते हैं, बट राज्यसभा हमेशा कॉन्टिन्यूटी में रहती है। वो डेमोक्रेटिक और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो बेसिकली जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, राज्यसभा उसका हिस्सा नहीं है। हम्म ये बेसिकली किया गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा भंग हो गई तो देश में संसद ही नहीं है, क्योंकि काम तो देश 24/7 कर रहा है। हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी संसद के रखने के लिए सिस्टम जो था। सेशंस होते हैं वो तो टाइम टू टाइम होते हैं, बाकी टाइम भी तो काम करना ही पड़ता है। हाँ, हाँ संसद के सेशंस होते हैं, लेकिन सिर्फ सेशंस में तो, सेशंस तो हाँ पार्लियामेंट के होते हैं जिसमें आपके बेसिकली गवर्नमेंट अपना काम करवाती है। रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो बैठ के गवर्नमेंट को ओके, हाँ परमिशन देते हैं। बेसिकली संसद का काम ये है सरकार को परमिशन देना, क्योंकि सरकार संसद को रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा हाँ, को अगर मैं बोलूं हम्म रिस्पॉन्सिबल है। बाकी साल संसद तो साल भर काम करती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, हम्म, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो तो साल भर चलता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा उसका एक परमानेंट हिस्सा है। जैसे प्रेसिडेंट, आप ऐसे समझ लो, हम्म प्रेसिडेंट हम्म और राज्यसभा, ये दो हम्म ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमेशा रहेंगे, हम्म ये कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होते। और इवन आप प्राइम मिनिस्टर को भी ले लो, कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो हार भी गया है, तो वो हम्म, तब तक अपनी पोस्ट पे रहेगा जब तक पहला वाला ना, जब तक दूसरा ना आ जाए। ओके, क्योंकि रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है, देयर शैल ऑलवेज बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप आर्टिकल 52 पढ़ेंगे तो वो बोलता है कि राष्ट्रपति हमेशा रहेगा। हम्म अब राष्ट्रपति रहेगा, तो राष्ट्रपति के लिए उसकी सरकार भी रहनी चाहिए। क्यों? प्रेसिडेंट कैन नॉट वर्क विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हम्म तो अब देश राष्ट्रपति के बिना नहीं चल सकता, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सरकार बिना के, नहीं चल सकता। हाँ, एक तो ये तरीके से साइकिल है, सरकार के बिना, हाँ, ये ऐसे ही चलता है। ओके, तो ये चीज तो है। कहीं ना कहीं ये है। हाँ ठीक, तो जैसे इलेक्शन होता है तो अब कोई इसको एज ए करियर लेना चाहे, तो बेसिकली मेरे पूछने का मतलब ये है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कब से कोई इलेक्शन लड़ सकता है, जैसे मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करे कोई, या ये कह लीजिए कि इलेक्शन की एलिजिबिलिटी अलग अलग इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एक थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाए। एलिजिबिलिटी, देखिए इलेक्शन लड़ने के लिए 2 से 3 चीजें हैं जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ हम उस पे एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, ठीक ठीक, जिसमें हम क्वालिफिकेशंस और उसके बारे में बात करेंगे, बट बहुत सारी डिफिकल्ट क्वालिफिकेशंस नहीं है। आप एज ओके, अ पॉलिटिक्स अगर एज अ करियर देखते हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको एज अ सोशल वर्कर अपना करियर स्टार्ट करना पड़ेगा।